वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन थ्रू फॉर्मूले। बेटा इसमें हम लोग क्या करने चल रहे हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करेंगे, जिससे पूरी फिजिक्स ही रिवाइज हो जाए, ताकि लास्ट मोमेंट क्यों बोला, क्योंकि जेई और नीट दोनों ही अब कुछ घंटे दूर है। तो इसमें बेस्ट तरीका रिवाइज करने का बेटा क्या है, फॉर्मूले से हम पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर लें। बेटा वो जो फॉर्मूले हैं वो टेलीग्राम चैनल पर लोड है सारे फॉर्मूले, तो आप उसको डाउनलोड जरूर कर लो, स्टडी करो। और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक एक फॉर्मूले को फटाफट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट किया जाए, लेट्स बिगिन। चलो बेटा फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे किसी एक जगह पर। तो जो पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी इक्वल टू सी, बेटा ये फॉर्मूला है वेक्टर के रिजल्टेंट का, जब दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकालते हो। सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, बेटा ये फॉर्मूला है जब आप वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हो, यानी जब भी आप दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हो, उसका रिजल्टेंट निकालते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जहाँ थीटा एंगल क्या होता है, उन वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये भी बिल्कुल वही बात है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो तो ए और बी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हो गए और थीटा उनके बीच का स्मॉलर एंगल। थर्ड है ए क्रॉस बी, बेटा ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए बी साइन थीटा, थीटा अगेन उनके बीच का स्मॉलर एंगल है। एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो कि बताता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फोर्थ फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेटा ये हमारे जो काइनेमेटिक्स का जो एलिमेंट्री फार्मूला होता है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा इसमें बल्कि हाईलाइटर ले लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। यस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेटा ये फार्मूला काइनेमेटिक्स का हमारा बेसिक फार्मूला है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी तरह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीनों फॉर्मूले हैं क्या, ये तीनों फॉर्मूले काइनेमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले हैं। कब वैलिड है, जबकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। इनको तभी चलाना जब क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे रखा हो। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल नेचर का आ गया तब ये फॉर्मूले वहां पे काम नहीं करेंगे। बच्चों इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ही रिलेट होके आता है आपका ये सातवां फॉर्मूला, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड का फॉर्मूला है, यानी एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये उसका फॉर्मूला है। अब बेटा आ गए आप इधर से, टू यू साइन थीटा बाई जी, बेटा ये किसका फॉर्मूला है, प्रोजेक्टाइल का। बॉल को जमीन से फेंका यू की वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए, बॉल एक प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आई, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है ये, टू यू साइन थीटा बाई जी। बॉल जहां से फेंकी गई वहां से कितना दूर गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, सॉरी सॉरी, ये रेंज का फॉर्मूला है। बेटा रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब 45 डिग्री का एंगल फेंकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये वैलिड, ये मैक्सिमम कब होती है, जब बॉल को आप 90 डिग्री में फेंकते हो। तो ये फॉर्मूले किसके हैं, हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, बेटा ये किसका है। आपने बॉल को ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में, तो बॉल ने जमीन से कितनी अधिकतम ऊंचाई ली, ये है मैक्सिमम हाइट। और बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल को जमीन तक आने में कितना समय लगा, बॉल जहाँ से फेंकी गई वहां से कितना दूर जाके गिरी। आ, बल्कि बेटा यही ले लेते हैं, ड्रॉ वाला ही। ये 11th क्या है बेटा, ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है। जब बॉल को आप जमीन से फेंकते हो तो ट्रेजेक्ट्री यानी वाई और एक्स को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ एक्स जी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को फिर देखने लिखने का एक तरीका एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर होता है, यानी जहाँ की आर क्या है बेटा, रेंज है, और एक्स और वाई अंडरस्टूड है वो कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हुए, जहाँ से आपने बॉल को फेंका है उसको अगर आप ओरिजिन मान लो तो एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट्स है। 12th फॉर्मूला बेटा ये किस चीज़ का है, ये बॉल को जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकते हो जमीन से, जैसे एक इंक्लाइंड सरफेस है उस पर फेंका, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, बेटा इसमें बीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, अल्फा क्या है, बॉल को कितने वेलोसिटी से फेंका, मेकिंग अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, तो अल्फा एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, बीटा एंगल किसका है, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ। बेटा 13th फार्मूला ये रेंज का फार्मूला है, बॉल कितना दूर जाके गिर रही है इंक्लाइंड प्लेन पर, ये उसका फार्मूला है। इसमें बेटा अगर आप बीटा की वैल्यू जीरो ले लो, इसमें अगर आप बीटा की वैल्यू को जीरो ले लो तो आप देखो आपको वही फार्मूला मिल जाएगा जो ग्राउंड टू ग्राउंड का केस था। नेक्स्ट बेटा इसमें हम लोग को फास्ट चलना है, 350 से ज़्यादा फार्मूले हैं बेटा, लगभग 350 फार्मूले हैं।
तो फास्ट रिवाइज करना है। पर्पस अपना नीट जेई मेंस 2022 उसे एक अच्छी रैंक से निकालने का है। और बेटा रिवाइज करोगे अगर फिजिक्स को इस ढंग से, तो बहुत जल्दी पूरी फिजिक्स को तुम रिवाइज कर ले जाओगे फॉर्मूले के जरिए। ये फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये इसको अगर आप जोड़ दो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी से, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। यानी अगर आप ए को सी से बैठ के देख रहे हो, तो ए को बी से बैठ के देखो, बी को सी से बैठ के देखो, उनको वेक्टर मेथड से जोड़ दो। बेटा ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? ये है रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन का मतलब बेटा हमेशा होता है क्या? नेट एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और रेडियल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ही बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी बोलते हैं, तो बल्कि इसको डी वी को बल्कि मॉड में होना चाहिए। बल्कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे करेक्ट कर लो, ये डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी, ये ऐसे होना चाहिए। बच्चों ये जो अभी हम लोग करेंगे, इसको सेव करके बेटा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका जो पूरा वीडियो है या जो पूरा पीडीएफ नोट है बेटा वो भी देख सकते हो। रेडियल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, बेटा इसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है। 18th बेटा न्यूटन्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट एफ इक्वल टू एम ए, या कह लें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है न्यूटन सेकंड लॉ। एफ इक्वल टू एम ए उसका एक पर्टिकुलर केस है जब मास कांस्टेंट हो। बेटा 19th आ गया ये स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल नेचर की फोर्स होती है, जिसको आप इस फॉर्मूले से निकालते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यही चीज जब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ले जाते हो, तो एफ के इक्वल टू म्यू के एन। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स होती है अगर जो सरफेसेस हैं वो आपने नहीं चेंज किए, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल नेचर की फोर्स होती है। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ का है? टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। बोलो कहाँ का है ये बैंकिंग ऑफ कर्व का है। जब आप सड़क को थोड़ा तिरछा बनाते हो ताकि गाड़ियाँ उस पर से आसानी से गुजर सकें। और बेटा यही फॉर्मूला वहाँ भी चल जाता है कि अगर कोई साइकिलिस्ट है, कोई टू व्हीलर है, और वो अगर मुड़ रहा है, तो वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हुए मुड़े, ताकि वो सर्कुलर पाथ को आसानी से मूव कर सके। 22 आ गया बेटा वर्डन का फॉर्मूला, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा। यानी किसी फोर्स का वर्क डन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने का है। अगर वो एंगल एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस है निगेटिव, 90 डिग्री है तो जीरो। बेटा 23 ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी स्प्रिंग के अंदर कितने की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये उसका फॉर्मूला है, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। 24 पावर। बेटा पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, वर्क बाय टाइम और होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। बेटा वर्क बाय टाइम अब तब कब चलाते हो? जबकि एवरेज पावर निकालनी हो। और फोर्स डॉट वेलोसिटी कब चलाते हो? जब इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हो। यहाँ फॉर्मूले में दोनों को एक साथ दे दिया गया है, लेकिन दोनों फॉर्मूलों का अलग अलग यूज़ है, इस बात को समझना। वर्क पर यूनिट टाइम बेटा तब चलाओगे जब एवरेज की बात हो रही हो, और डॉट प्रोडक्ट कब चलाओगे? जब इंस्टेंटेनियस निकालना हो। बेटा 25 क्या आ गया? ये कोई भी अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे फोर्स निकालने का तरीका है। यानी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमें एक्स डायरेक्शन की फोर्स मिलेगी, सिमिलरली वाई, सिमिलरली जेड। बेटा यही कंसेप्ट यूज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए भी इसी का यूज कर लेते हो। 26 बेटा ये क्या है? ये मास का वेरिएबल नेचर बता रहा है कि जो मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड अगर चेंज कर रही है बॉडी की, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मास भी क्या होता है बेटा? वो चेंज करता चला जाता है। ये फॉर्मूला बेटा क्या है? 27 ये सेंटर ऑफ मास को निकालने का फॉर्मूला है। यानी अगर हमारे पास डिस्क्रीट मासेस हैं, यानी पॉइंट मासेस हैं, और वो एक्स एक्सिस पर रखे हुए हों, x1 x2 x3 ऐसे डिस्टेंसेस पर, कोऑर्डिनेट्स पर, तो उनके सेंटर ऑफ मास को निकालने का ये फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ मास के लोकेशन पर कोई एक्चुअल मास मौजूद हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्योंकि एक हाइपोथेटिकल पॉइंट भी हो सकता है जहाँ पर कि आपने पूरे मास को कंसंट्रेट मान रखा है। बेटा अगर वो डिस्क्रीट मास ना हो करके
वो रिजिड बॉडी हो जाए, रिजिड बॉडी हो जाए, जैसे ये पेन हो गया या रिंग हो गई या डिस्क हो गई, तो उसमें एक छोटे एलिमेंट को काटते हैं और जो काम ये ऊपर M1 X1 M2 X2 वगैरह कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम यहाँ इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम कर रहा है। और बेटा यहाँ कैपिटल एम क्या है? टोटल मास है। बेटा ये जो आप रिवीजन कर रहे हो फॉर्मूले के जरिए, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आप प्रॉपरली कर लेते हो तो पूरी फिजिक्स आपकी रिवाइज हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा सिमिलरली वाई एंड जेड, मतलब जो काम आपने एक्स एक्सिस के लिए किया है M1 X1 M2 X2, इसी को आप वाई और जेड के लिए भी कर सकते हो। बेटा इसी चीज को जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बोल दोगे, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये आर सी एम यानी M1 R1 बाय टू, बेटा यहाँ भी कैपिटल एम जो दिखा रहे हो वो टोटल मास है, तो ये M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ऐसे करके हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा? टोटल मास। यहाँ कैपिटल एम टोटल मास है। 30th बेटा क्या है? ये कुछ नहीं किया तुमने, कैपिटल एम को तुम ऊपर ले आए, तो ये m इंटू आर सी एम यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जितने पार्टिकल्स हैं, यानी अगर एक पार्टिकल है M1 M2 M3 ऐसे, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स को बेटा अगर हम कह रहे हैं R1 R2 R3 एटसेट्रा, तो ये इसी फॉर्मूले का 29th फॉर्मूले को लिखने का ही एक दूसरा तरीका हो गया कि M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कैपिटल M दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा R1 R2 एटसेट्रा इसमें क्या है? क्या है ये बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ मासेस। जब इसको आपने बेटा डिफरेंशिएट किया तो आपको मोमेंटम मिला। ये क्या दिखा रहा है ये फॉर्मूला? ये बता रहा है कि अगर हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और वो मोशन कर रहे हों, तो हम उन सभी के इंडिविजुअल मोमेंटम्स को जोड़ दें तो वो बराबर होगा सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया बेटा आपने, तो ये आ गया क्या? फोर्स, यानी वेलोसिटी को बेटा डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 एंड सो ऑन। ये बेटा क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कई मासेस हैं और हमारे पास उनके एक्सीलरेशंस मौजूद हैं, तो हम पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्सेस पा सकते हैं, और अगर उनको जोड़ दें तो वो हमें टोटल फोर्स या कह लें बेटा नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास दे देगा। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये सारे फोर्सेस को जोड़ करके उसे सेंटर ऑफ मास पे लगने वाली फोर्स के बराबर कर रहे हो, और वही चीज़ बिल्कुल 33 में भी है। बस इसमें किया क्या बेटा आपने? M1 A1 M2 A2 एटसेट्रा को आपने F1 F2 दे दिया बेटा, यानी आप बता क्या रहे हो कि किसी सिस्टम पर जब नेट फोर्स लग रही है उसका आप टोटल कर लो तो वो बराबर हो जाएगी नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, या कह लो टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। 34th बेटा ये 31 को ही लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया कि अगर आप पार्टिकल का मोमेंटम लिखते हो या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आप उन सभी का नेट मोमेंटम निकाल लो या इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल लो, तो सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंटम्स को बेटा आप टोटल कर दो तो उस पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। 35 बेटा ये बता रहा है इम्पल्स। इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम। बेटा ये फॉर्मूला जो आ रहा है ये न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू dv/dt से ही आ रहा है। तो अगर आप फोर्स टाइम को इंटीग्रेट कर देते हो तो आता है क्या? चेंज इन मोमेंटम, या जिसको बोलते हैं क्या? इम्पल्स। 36 बेटा ये फॉर्मूला किसका है? जब एक M1 मास जाकर के M2 मास को टकराए और कोलिजन इलास्टिक नेचर का हो, तो पहले इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और टकराने के बाद बेटा इनकी वेलोसिटीज अगर हो गई हैं v1 और v2, तो ये उसका फॉर्मूला है कि जो दोनों मासेस हैं टकराने के बाद यानी इलास्टिक कोलिजन के बाद वो कितनी वेलोसिटीज से चल रहे होंगे। ये 36 और 37 के फॉर्मूले। बेटा यहाँ एक इसको d1 को तुम t1 कर लो, लिमिट्स t1 से t2 है। तो बेटा 36 और 37 ये फॉर्मूले किसके हैं? इलास्टिक कोलिजन के। जब किसी मास ने M1 मास ने आके M2 मास को हिट किया, इलास्टिक कोलिजन, पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी और इसकी वेलोसिटी u2 थी, टकराने के बाद ये चल रहा है v1 से और ये चल रहा है v2 से, तो ये v1 v2 का फॉर्मूला हो गया। बेटा 38 है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो क्या कहलाता है बेटा? ये कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E इज कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि होता क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। जीरो की वैल्यू E की वैल्यू 0 होती है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और E की वैल्यू 1 होती है
इलास्टिक कोलिजन के लिए। 39 ये अब आ गया बिल्कुल रोटेशनल का वही कंसेप्ट जो कि लीनियर मोशन में होता है। जैसे लीनियर मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वैसे ये ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो यहाँ बेटा ये w जो दिखा रहा है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम। बिल्कुल वही काम 40th में है। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, बस s की जगह बेटा क्या ले लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, और वहीं से आप उसके रिलेशन बना ले रहे हो, यानी ये इक्विवेलेंट है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। बिल्कुल वही चीज़ 41 में भी है, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बेटा ये किसका इक्विवेलेंट है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे बेटा वो फॉर्मूले आप कब चलाते थे, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। तो ये फॉर्मूले बेटा आप तब चलाओगे जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। 42 बेटा ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। टॉर्क को आप r यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से लेते हो, और इसी को आप आई अल्फा भी कह सकते हो, वेक्टर लगा लो यहाँ पे, और इसी को बेटा आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हो। 43 बेटा एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप आर क्रॉस पी लिख रहे हो, यानी पोजीशन वेक्टर का लीनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। 44 बेटा ये भी इम्पल्स का ही फॉर्मूला है, एंगुलर इम्पल्स का, यानी टाउ इंटू डी टी टी वन से टी टू, ये एल टू माइनस एल वन। यानी अगर ये बेटा आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि बताओ एंगुलर इम्पल्स कितना है, या ये कह लो एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम का उधर किया था पीछे। 45 है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। जैसे बेटा लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज रोटेशनल स्पीड। 46 बेटा ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट पता हो, तो हम उसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जिनके बीच का गैप d हो। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 47 बेटा ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि ये कहती है कि अगर हम दो एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो हम तीसरी एक्सिस जो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होती है, वो 3 डायमेंशनल पर एप्लीकेबल नहीं होती। 48 ये है वर्क डन का फॉर्मूला। जैसे आप लीनियर में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, वैसे ही आप एंगुलर में टाउ इंटू डी थीटा करते हो, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। 49 बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ बेटा 50th देखो तो क्या है, के इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी आप बेटा क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, कि अगर हम जैसे हमारे पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट है एम एल स्क्वायर बाय 12, तो अगर हम ये चाहते हैं कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसी रिंग से मिले, तो इस एम एल स्क्वायर बाई 12 को हम एम आर स्क्वायर के बराबर कर देंगे, यानी आर हो जाएगा एल बाई रूट 12। बेटा ये कंडीशन आ गई 51 किसी बॉडी के प्योर रोल करने की। मतलब अगर हम किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर रखें तो वो प्योर रोलिंग कर पाएगा तब जब उसके और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना या इससे बड़ा हो। जहाँ बेटा अंडरस्टूड है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास आर इज रेडियस। जैसे आपने कहा कि इंक्लाइंड सरफेस पर आपने किसी डिस्क को रख दिया, आपने किसी स्फेयर को रख दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे। थीटा इसमें क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। एम उस ऑब्जेक्ट का मास, चाहे वो डिस्क है, चाहे वो रिंग है, चाहे वो स्फेयर है। आर इज द रेडियस ऑफ दैट बॉडी। फॉर ए बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच, बेटा ये वेलोसिटी ऑफ बॉटम पर, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दे रहे हो टॉप से, तो जब वो बॉडी नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा इसको हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज में भी कवर किया हुआ है रोटेशनल मोशन में। क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रखा है, तो बेटा वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ये बेटा फॉर्मूला हो गया, कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है रोल करते हुए, तो
तो उसकी स्पीड का h हाइट से जो आपने उसको छोड़ा तो ऐसे रोल करते हुए नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। उसको नीचे आने में बेटा टाइम कितने का लग रहा है, ये टाइम आपको यहाँ से मिल रहा है, यानी कितना समय लगा। बेटा 53rd उसका एक्सिलरेशन बता रहा है, यानी आपने जब टॉप से उसको रिलीज किया इंक्लाइन प्लेन पर, थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, तो ऐसे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। तो 53rd फॉर्मूला बता रहा है आपको कि उसका एक्सिलरेशन कितने का है, और ये बता रहा है बेटा, बी बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी नीचे कितने की है और उसको नीचे आने में कितने का समय लगा। 54 बेटा, अब यहाँ से कुछ हमें एसएचएम की इक्वेशन दिखने लगी। एसएचएम बेटा, एसएचएम ये बेसिक इक्वेशन है पार्टिकल के अपने एक्सिस पर ऐसे अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमने की, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ बेटा ए क्या है, एम्पलीट्यूड पार्टिकल की मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और फाइव बेटा इसमें क्या है, फाइव क्या है, इनिशियल फेज या इपॉक या फेज कांस्टेंट। ये क्या है बेटा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। बेटा पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो वेलोसिटी जीरो। बेटा ये फॉर्मूला है एक्सिलरेशन का एसएचएम में, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल की इक्वेशन है एक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी है वी, पार्टिकल का एक्सीलरेशन है ए, बेटा इनमें आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पार्टिकल के डिस्प्ले पोजीशन में और वेलोसिटी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जबकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और पोजीशन और एक्सीलरेशन के बीच में 180 डिग्री का बेटा फेज डिफरेंस है। ये चीज़ भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज में कवर की हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बेटा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी पार्टिकल की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है, वो कहलाती है क्या, एम्पलीट्यूड। और बेटा ये फॉर्मूला है उसके मैक्सिमम वेलोसिटी का 56 ए ओमेगा, और 57th है एक्सिलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। बेटा इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि डायरेक्शन इसमें माइनस क्यों नहीं लिया गया, यहाँ उसकी मॉड वैल्यू की बात हो रही है, एक्सिलेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। 58th फॉर्मूला बेटा बताता है कि किसी जनरल डिस्टेंस पर पार्टिकल की स्पीड क्या है, प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ए यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, मीन पोजीशन से। बेटा एसएम में वैसे भी सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, मीन पोजीशन से नापी जाती हैं। तो ये फॉर्मूला बता देता है आपको कि पार्टिकल अगर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पर है, ए बाई थ्री पर ऐसा है एटसेट्रा, तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। प्लस माइनस यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस को बता रहे हैं, एक डायरेक्शन प्लस तो दूसरा डायरेक्शन उसका माइनस। 59th बेटा ये बता रहा है ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, यानी किसी एसएचएम में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कैसे डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर और उसके मास पर। 60th फॉर्मूला है बेटा किसका, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अगर एक स्प्रिंग जिसका मास m है, उसको हमने किसी स्प्रिंग किसी ब्लॉक का मास m है और उसे किसी स्प्रिंग कांस्टेंट k से जोड़ दिया, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाई के। बेटा ये फॉर्मूला m प्लस एम डैश बाई 3 पाई के, ये कब लेते हैं, जब स्प्रिंग का मास ले लिया गया हो m डैश। यानी बेटा जो दूसरा वाला फॉर्मूला है 2 पाई रूट m प्लस एम डैश बाई 3 अपॉन के, ये तब लेना है जबकि तुम्हें क्वेश्चन ये बता दे कि स्प्रिंग का भी मास है। 61 बेटा 2 पाई रूट एल बाई जी, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, यानी तुमने किसी धागे से किसी बॉल को किसी पत्थर को बांध दिया और तुम उसे ऑक्सीलेट करा रहे हो बेटा, तो ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन ये कब वैलिड है, जब आप जो धागे की लंबाई लोगे वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत छोटा हो। अगर रेडियस ऑफ या जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो, तो ये फॉर्मूला चलता है 2 पाई रूट आर ई अपॉन वन प्लस आर ई बाई एल जी। बेटा ये भी देखोगे तो एसएचएम की जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें समझाया है इसको अच्छे से। अब इसी बेटा अगर आप एक ऐसी लंबाई ले लो जो कि आर ई के बराबर हो, तो ये केस आ जाता है 2 पाई रूट आर ई बाई जी 84.6 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, ये आ जाता है अगर लेंथ बहुत बड़ा हो रेडियस ऑफ अर्थ से, जिसको आप बोलते हो इनफाइनाइट पेंडुलम, यानी यही वो टाइम पीरियड है जिससे कि ज़्यादा टाइम पीरियड होना किसी भी
किसके लिए बेटा, सिंपल पेंडुलम के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको इनफाइनाइट पेंडुलम बोलते हैं। 62 बेटा ये फॉर्मूला किसका है, ये है टॉर्शनल पेंडुलम का, 2 पाई रूट I/C, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है 2 पाई रूट M/K के। जो काम सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मास करता है वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है I, जो काम वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट करता है वो काम यहाँ टॉर्शनल कांस्टेंट करता है, C 2 पाई रूट I/C। बेटा 63rd ये फॉर्मूला है फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम का, 2 पाई रूट I/mgd। बेटा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, M और G अंडरस्टूड है, D क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या कह लो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन से। 64 बेटा ये फॉर्मूला है कोनिकल पेंडुलम का, कोनिकल पेंडुलम यानी किसी धागे से पत्थर को बांधा और ऐसे घुमा रहे हो, ये कोनिकल पेंडुलम होता है, जो ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल, तो ये उसका फॉर्मूला है कोनिकल पेंडुलम का। 65 बेटा ये क्या है कि अगर आपने एक बॉल को जिसका रेडियस आर है उसको किसी ऐसी बाउल के अंदर ऑक्सीलेट कराया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मतलब अगर एक कोई बाउल है ऐसे, वो कैपिटल आर की है, और उसके अंदर आपने एक छोटी सी बॉल रख दी स्मॉल आर रेडियस की, और ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रही हो, तो ये उसका फॉर्मूला है, व्हाट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द बाउल या कह लो हेमिस्फीयर जिसमें रखा गया हो, और व्हाट इज स्मॉल आर, वो जो स्मॉल बॉल आपने लिया उसका रेडियस। 66 बेटा ये क्या है, अगर कोई डिस्क है जिसका रेडियस आर है, वो अपने एक पॉइंट के बाद ऑक्सीलेट करे, जैसे कोई डिस्क है और ये ऐसे ऐसे इस पॉइंट के बाद ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है, तो ये उसका टाइम पीरियड है, आर उसका रेडियस हो गया, जी अंडरस्टूड है। 67 बेटा ये फॉर्मूला कहाँ चलता है, 2 पाई रूट L/1 - सिग्मा/ρg। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ चलता है, जब आप किसी सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड के अंदर ऑक्सीलेट कराओ जो कि नॉन विस्कस है। बेटा नॉन विस्कस का मतलब हुआ कि वो उसमें फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ये उसका फॉर्मूला है। बेटा इसमें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ पेंडुलम, जिस पेंडुलम को रखा आपने उसकी डेंसिटी रो है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, तो ये फॉर्मूला वहाँ चल जाता है। यहाँ नंबरिंग फिर से बेटा कुछ चेंज हो गई है, नंबरिंग फिर से 60 आ गई। चलो बेटा ये कुछ, चलो फिलहाल हम लोग इसी में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग में कुछ गलती दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। 60th बेटा ये क्या होता है, कोई अगर कोई यू शेप की पाइप है जिसमें कि H हाइट तक लिक्विड भरा है, तो ये जो ऐसे ऑक्सीलेट करेगा ये उसका टाइम पीरियड है, मतलब एक यू शेप की कोई ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है H हाइट तक, और जब वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो ये उसका टाइम पीरियड है। ये है बेटा 61 वाला, जो यहाँ 61 है, 61 ऊपर भी आ चुका है। ये फॉर्मूला बेटा किस चीज़ का है, अगर आप किसी जैसे अर्थ में एक सुरंग खोद दें, एक टनल खोद दें और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखें, तो उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड 2 पाई रूट RE/G। 62 बेटा ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये बेटा रूट पूरे में है, रूट ये पूरे में है, जिसमें कि आप एक वी शेप ऐसे लिक्विड ले लो, ऐसे एक पाइप ले लो और इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ हो, तो ये एम क्या है यहाँ पे, टोटल मास ऑफ द लिक्विड, रो क्या है जो लिक्विड को भरा आपने, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे पाइप है, sin θ1 + sin θ2, यानी जैसे ये पाइप है तो इसका यहाँ हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल θ1 और इसका θ2, ये वो फॉर्मूला है। 63 बेटा ये क्या बता रहा है, ये स्प्रिंग्स के पैरेलल होने पर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बता रहा है कि स्प्रिंग्स को जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। स्प्रिंग बेटा जुड़ता है, जुड़ने का तरीका स्प्रिंग का बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैपेसिटर, ये जब सीरीज में जोड़ते हैं तो ये 1/k होके जोड़ते हैं, यानी रेसिप्रोकल होके जोड़ते हैं। अगेन बेटा बात वही आ गई, अगेन बात वही आ गई कि स्प्रिंग्स बिल्कुल वैसे ही जोड़ते हैं जैसे कैपेसिटर जोड़ते हैं। 65 ये टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। 65 और 66 अगर ई किसी एसएचएम में टोटल एनर्जी है तो बेटा यू उसमें पोटेंशियल एनर्जी, एक्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस और ए उसका एम्पलीट्यूड है, और वही चीज़ बेटा आप जब काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला है। यानी ये फार्मूला बेटा आप कहाँ बैठा सकते हो, जब आपसे क्वेश्चन ने ये कह दिया हो कि किसी एसएचएम में 100 जूल की एनर्जी है, तो बताओ जब डिस्प्लेसमेंट
2 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर का था, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितने की है बेटा? 67 ये फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F = g m1 m2/r²। यानी अगर दो मासेस हैं, m1 m2 के मासेस हैं, उनके बीच का गैप है r, तो उनको अट्रैक्ट करने वाली जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। 68 है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। बेटा आप लोग पूरा साथ साथ में रिवाइज करते जाओ, ये वीडियो लेक्चर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पूरे फॉर्मूले को रिवाइज करने चल रहे हैं फिजिक्स के, और उन फॉर्मूले के जरिए इनफैक्ट हम लोग पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो जो कि आपके नीट में भी और जेई में भी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये कोई अगर स्फीयर है तो अगर वो चाहे सॉलिड है चाहे हॉलो है, उसका अगर हम बाहर के किसी पॉइंट पर बात करें तो पूरा पूरा मास ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो सेंटर पर है, तो वो gm/r², अगर हम स्फीयर के बाहर की बात कर रहे हैं। वो अगर अंदर की बात करें तो अगर वो हॉलो है तो 0, और अगर वो सॉलिड है तो ये फॉर्मूला gm/R/R3। बेटा ये इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोस्टैट्स के उस फॉर्मूले से जिसमें कि आप एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए फील्ड को निकालते हो। तो बाहर के लिए सरफेस के लिए पूरा पूरा चार्ज हो चाहे मास हो, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर है, और हॉलो है तो अंदर कोई मास है ही नहीं, तो इसका मतलब अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो ये फॉर्मूला चलाना, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टोटल मास, आर क्या है बेटा? सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर कि तुम फील्ड को निकाल रहे हो, कैपिटल आर टोटल मास, टोटल रेडियस। चलो बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? एक अगर सॉलिड या हॉलो स्फीयर हो तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा सरफेस पर भी वही होगा जो कि अंदर के पॉइंट पर है, अगर वो चाहे वो सॉलिड है चाहे वो हॉलो है, तो ये फॉर्मूला -gm/r, यानी r बेटा इसमें क्या है? सेंटर से दूरी, और ये आप किसकी बात कर रहे हो? जब आप सरफेस से बाहर निकल गए हो। यही जब हॉलो है तो सरफेस पर वही पोटेंशियल होगा जो अंदर के किसी पॉइंट पर है, तो -gm/R। और ये चीज़ अगर आप सॉलिड स्फीयर की बात करोगे बेटा, ये जो 2r³ है ये आप ऊपर ले जाओगे, यानी ये हो जाएगा ये gm3r² - r²/2r³। ये फॉर्मूला कहाँ का चलता है? ये फॉर्मूला चल रहा है अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और तो उसके अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का। बेटा यही फॉर्मूले एज इट इज़ यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। 70th फॉर्मूला बेटा क्या है? 70th फॉर्मूला ये हाइट का रिलेशन है। अगर हम ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे चले जाएं तो कितना इसकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब से जी की वैल्यू कैसे चेंज कर जाएगी, यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊंचाई पर चले जाएं तो कितने हाइट पर उसकी जी की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, ये उसका फॉर्मूला है। 71 बेटा क्या है? ये जब अगर हम पृथ्वी के सतह से गहराई पे जाएं तो जी पर क्या असर पड़ता है, ये उसका फॉर्मूला है। 72 बेटा ये अर्थ के रोटेशन के साथ में जी की वैल्यू कैसे चेंज कर रही है, ये उसका फॉर्मूला है। यानी अर्थ अगर रोटेट कर रही है बेटा, g0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों ही फॉर्मूले में अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा ओमेगा क्या है? अर्थ की रोटेशनल स्पीड, और cos² लैम्डा बेटा यानी लैटिट्यूड, लैम्डा इज लैटिट्यूड। 73rd, चलो बेटा हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 75 तक कवर कर लेते हैं। 73rd बेटा ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को तुम कितनी स्पीड से फेंको ताकि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस है उससे ही बाहर निकल जाए। तो ये वो फॉर्मूला आ गया √2gme/re। यानी बेटा अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को फेंकें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। ये है बेटा 74th ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। ऑर्बिटल स्पीड यानी वो स्पीड जिससे कि कोई बॉडी, कोई सैटेलाइट, कोई प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अंडरस्टूड है बेटा? ये फॉर्मूला कहाँ के लिए चलता है? जब सैटेलाइट की जो दूरी है पृथ्वी के सतह से वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 75 बेटा ये क्या है? ये है केपलर्स लॉ, जो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है कि कोई भी
और जो प्लैनेट है वो सन के अबाउट मूव करेगा इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा उसका स्क्वायर प्लैनेट और सन के एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो चलो बेटा, इस वीडियो में हम लोगों ने 75 तक कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और कंसेप्ट को कवर करेंगे, इस पर पूरे जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो बेटा आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उससे इसको डाउनलोड करके रखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा कीप स्टडिंग, और ये वीडियोस आपके लिए बेटा बहुत हेल्पफुल होंगे। पढ़ाई करो, खूब अच्छे से मेहनत करो, और ये जो लास्ट का टाइम है बेटा, ये टाइम सब बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए, इन फॉर्मूला सीरीज के जरिए आप अपनी रैंक में एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट ला सकते हो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।